बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूं और वो है ई कैट 2019 का जो ओरिजिनल पेपर था यूईटी के अंदर, उसका फिज़िक्स पोर्शन। ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी ऐसे नहीं मिलेगी जैसे हमने आपके लिए रिकॉर्ड की है, इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा सुनना है। आपकी कम से कम आपको आइडिया हो जाएगा कि यूईटी में पेपर कैसे आता है और कैसे आ रहा है प्रीवियस ईयर्स में, और इस साल कैसा आ सकता है। तो एक तो बात ये, दूसरी बात आपको सिर्फ बात का इल्म होना चाहिए कि 2019 में जो पेपर आया तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स शामिल थे। तो मैंने आज की वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना भी सिखाया है, और जो क्वेश्चन में ट्रिक लग सकती थी उसको मैंने ट्रिक से भी सिखाया। तो आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना ताकि जो ट्रिक्स हैं वो आप मिस ना कर सकें। और अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो पहले पेपर आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, पेपर देख लें। ये पेपर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में अवेलेबल है, आप उस लिंक पर जाकर इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेपर में ख्याल रहे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें टाइपिंग मिस्टेक्स थी, ठीक है। अगर आप पेपर डाउनलोड करेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने रेड किया हुआ है, वो क्वेश्चन बिल्कुल इनकम्प्लीट है, उसमें डाटा गिवन नहीं था और इसलिए इसको रेड कर दिया गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर मिस टाइप या मिस प्रिंटिंग हुए थे, तो मैंने सारा पेपर रीटाइप किया है, उसको एरर जितना मैक्सिमम एरर फ्री कर सकता था मैंने कर दिया। इसलिए आप इस पेपर को डाउनलोड कर लें, उसके जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो भी मौजूद है, और उसमें जो करेक्शन हो सकती थी करेक्शन करने के बाद जो राइट आंसर थे वो भी मैंने इस पेपर में ऐड कर दिए हैं। तो आप पेपर को डाउनलोड कर लें और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एंड पे जाके लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपने फीडबैक से हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ई कैट 2019 का फिजिक्स पोर्शन। ये तो पहला क्वेश्चन है, ए स्विंग इज हेल्ड बाय टू वर्टिकल रॉप्स इफ द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वेट ऑफ ए पर्सन इज 1000 न्यूटन, द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द ईच रॉप मस्ट बी। अगर आप इस क्वेश्चन को डायग्राम बना लेंगे तो आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ज़रा, टू रॉप्स से एक स्विंग है, तो हम एक स्विंग बना लेते हैं। ये स्विंग और इसकी ये क्या आ गई, टू रॉप्स आ गई, ये सपोर्ट कर दिया हमने इसको। अब इसमें जो टेंशन होगी वो जाहिर बात है अपवर्ड होगी, टेंशन अपवर्ड, और बॉडी का जो वेट होगा वो यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ से आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसमें दो चीज़ें हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब सिग्मा एफ वाई से सॉल्व होगा क्योंकि ये वर्टिकल फोर्सेज हैं, देखें ज़रा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब सिग्मा एफ वाई 0 का मतलब ये है कि जितने भी वाई के लॉन्ग फोर्सेज आ रही सबको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब वाई के लॉन्ग ये दो अपवर्ड फोर्सेज हैं और ये एक डाउनवर्ड फोर्स है, ये भी वाई के लॉन्ग है लेकिन ये नेगेटिव वाई कहलाता है, तो हम कहेंगे टी प्लस टी। ये तो दो अपवर्ड फोर्सेज आ गई, लेकिन जो डाउनवर्ड होगी उसे माइनस करना पड़ेगा, डैट इज इक्वल टू 0। तो जितनी भी वर्टिकल फोर्सेज हैं सबको ऐड किया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ये आ जाएगा 2t इज इक्वल टू डब्ल्यू, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर 2, डैट इज इक्वल टू वेट कितना बेटा, वेट आपको ये गिवन है, ये आपका वेट गिवन है 1000 न्यूटन, तो आप 1000/2, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, t इज इक्वल टू 500 न्यूटन। यानी इस ड्रॉप में जो टेंशन होगी 500 न्यूटन होगी। लेकिन ऑप्शन में आपको पहली बात तो सिर्फ यहाँ पर 500 नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी राइट ऑप्शन है ग्रेटर देन 500। ऐसा क्यों, वो इसलिए कि अगर एक रस्सी 500 न्यूटन तक नहीं टूटती या उसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 500 न्यूटन है, तो जाहिर बात उस रस्सी को ब्रेक करने के लिए आपको 501 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, तो ब्रेक हो जाएगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ब्रेकिंग टेंशन कितनी है, तो ब्रेकिंग टेंशन जाहिर बात है 500 तो उसकी टेंशन है, तो 500 से ज़्यादा उसकी क्या होगी, ब्रेकिंग टेंशन होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम बॉल। देखिए पास्ट ईयर्स में से काफ़ी अरसा से यूईटी में लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स करते क्या है कि जब स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं उन्हें समझ नहीं आती, फिर दोबारा पढ़ते हैं, वो 2-3 दफ़ा पढ़ते हैं तो काफ़ी सारा टाइम उसका स्टेटमेंट पढ़ने में लग जाता है। तो जितने टाइम इनको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था उस टाइम में सिर्फ अब वो स्टेटमेंट को पढ़ रहे होते हैं। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कोशिश करनी कि स्टेटमेंट को बार बार ना पढ़ना पड़े, आप एक दफ़ा ऐसे पढ़ें कि उसको आपको समझ आता चला जाए और आप की पॉइंट्स हाईलाइट करते चले जाएं, जैसा कि मैं करने लगा हूँ। ये स्टेटमेंट काफ़ी लंबी लग रही है, अब मैं इस तरह से इसको रीड करूँगा कि इसके साथ साथ सारे पॉइंट्स मैं लिखता चला जाऊँगा, जिससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मसलन कहता है जी 1 kg बॉल, ये आ गया मैस m1 कह लें, बॉल इज़ मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट स्पीड, इसे v1 कह लें आप। हिट से 4 kg, ये सेकंड मैस आ गया m2 कह लें आप इसे। बॉल एट 6 मीटर पर सेकंड से v2 कह लें इन द सेम डायरेक्शन। ये वैल्यूज है बिफोर कोलिजन की। अज्यूम डेट 1 kg बॉल, ये सारी बातें m1 है। स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, ये पॉइंट है स्टॉप कर गई आपके पास, इसे बोलेंगे v1 इसे मैं रेड से कर देता हूँ। ये आफ्टर कोलिजन की बातें हो रही हैं, v1 डैश कह लें आप इसे। आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी? आफ्टर कोलिजन ऑफ 4 kg बॉल, तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी? दूसरी बॉल की, यानी कि बोलेंगे v2 डैश। तो ये अगर डायग्राम से बना लें तो भी आप किया जा सकता है। तो देखिए ज़रा डायग्राम अगर बनाता हूँ मैं, अगर मैं बिफोर कोलिजन बनाऊँ यहाँ पे, बिफोर कोलिजन कहता है जी 2 मैसेज हैं, एक है 1 kg और एक है 4 kg, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इसकी स्पीड कितनी है? v1 आपके पास है 8 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप पेपर में अगर डायग्राम बना लेंगे तो भी आपको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आफ्टर कोलिजन की। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन मैसेज तो सेम रहेंगे 1 kg एंड 4 kg, लेकिन वो कह रहा है कि जो 1 kg जो वो रेस्ट पर आ गई, इसकी स्पीड क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड है v2 डैश हमने फाइंड करनी है। तो आपको फार्मूला याद आ गया, अगर ये v1 कहा है हमने और ये v2 कहा हुआ है और v1 जो डैश है वो 0 हो चुका है आफ्टर कोलिजन, तो फार्मूला आपको याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारा का सारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सोल्यूशन है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये मैं इसलिए कंप्लीट लिख रहा हूँ तो आगे अगर आप नोट कर रहे हैं लेक्चर को मेरे, तो आप उसको नोट करेंगे तो आपको प्रॉपर याद नहीं रहेगी कि मैंने क्या किया। यहाँ पे आपको फार्मूला याद है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते चले जाएँ। ये 1 kg है, v1 की वैल्यू है 8, ये डायग्राम से देख लें बेशक, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? m2 है 4 kg, उसकी स्पीड कितनी है? 6। ये 0 हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी 0 होने की वजह से फैक्टर 0 हो जाएगा। और m2 की वैल्यू क्या है? 4 और v2 डैश आपने फाइंड करना है। ये कितना आ गया? 8 प्लस 24 इज इक्वल टू 4 v2 डैश। ये आ गया 32, 4 ला के डिवाइड कर दें, डैट इज इक्वल टू v2 डैश, और v2 डैश आ गया बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। सो द राइट ऑप्शन इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये था, आपने एक स्टेटमेंट को बार बार पढ़ने पे टाइम ज़ाया नहीं करना, बल्कि स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करता चले जाना कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। स्टेटमेंट ख़त्म हो तो आपके जहन में आपका फॉर्मूला आना चाहिए, फ़ौरन फार्मूला लगा कर इसको सॉल्व कर सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ट्रक इज़ 10 की पावर 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने वही काम करना है कि जो डाटा होगा उसको साथ साथ आपने हाईलाइट करते चले जाना है। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, द ट्रक्स ब्रेक्स फेल्स एंड इट रन्स इनटू शुगर केन फील्ड कमिंग इनटू रेस्ट। रेस्ट में आ गया, ये की पॉइंट है, इसका मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये इसकी क्या आ गई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर 50 मीटर क्या आ गया? इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स? हमें ये चीज़ F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखा मैंने क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ा, 2 दफ़ा नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने एक ही दफ़ा पढ़ते हुए उसके सारे जो की पॉइंट्स हैं वो सारे हाईलाइट करता चला गया। अब मुझे फार्मूला ज़हन में आ रहा है। फार्मूला ये है, हमने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर, दैट इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी
principle. According to this principle, the work done on a body is equal to change in its kinetic energy. अब आप लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो चुकी है, ज़ीरो। ये डाटा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये ज़ीरो हो चुकी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10। तो वर्क आ गया माइनस इनिशियल कितनी है, 10 की पावर 5। अब वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इज इक्वल होता है एफ डी। तो एफ डी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 10 की पावर 5। और यहाँ पे आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस 10 की पावर 5 ओवर डी। अब माइनस का मतलब है रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है। 10 की पावर 5 का मतलब है यहाँ पे 5 जीरोस लगा देंगे आप, ओवर डी की वैल्यू बेटा ये लिखी हुई है 50। तो एक जीरो कैंसिल कर दें और बाकी आ जाएगा आपके पास 2000। तो राइट आंसर इज 2000। तो ये आपने टेक्निक याद रखनी है मेरी कि आपने क्वेश्चंस को बार बार नहीं पढ़ना, बल्कि एक ही दफ़ा ऐसे पढ़ना है कि आपको सारा समझ में आ जाए और आप फ़ौरन से इसको सॉल्व करो, क्योंकि पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। 5वां क्वेश्चन में मैं आपको 2 सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन इसमें आपने इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, खासतौर पर डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं जिससे आपका ही नुकसान होता है। इसलिए वीडियो को हर टाइम पे कुछ ना कुछ नया बताया जा रहा होता है आपको, तो आप वीडियो को एंड तक देखा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज्यूम ए बेदर-1 सैटेलाइट। ये सैटेलाइट का नेम है बेदर-1 सैटेलाइट, ऑर्बिट्स अर्थ एवरी 10 और ये टाइम आ गया इसका। आफ्टर एवरी हाउ मैनी आवर्स, मतलब ये T1 कह लें, हाउ मैनी आवर्स ये T2 कह लें, और विल बेदर-2 ये सेकंड सैटेलाइट ऑर्बिट एट इफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस, ये रेडियस गिवन है इस ट्वाइस, इसका मतलब है ये रेडियस है, इसे R2 कह लें आप, इसे R2 कह लें आप, R1 हमें नहीं गिवन, इस ट्वाइस द रेडियस ऑफ द वेदर। अच्छा, इसका जो राइट, पहली बात तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात करने लगा हूँ, मेरी वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं देखते, टीचर्स भी देखते हैं। तो अगर आप में से कोई टीचर या इवन स्टूडेंट जो मैं बात करने लगा हूँ, अगर वो उसे लगे कि वो मैं गलत कह रहा हूँ, तो वो कमेंट में जाके मुझे बता सकता है कि सर आपने बात गलत की है। मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा और अपनी गलती को, लेकिन मैं जो बात करने लगा हूँ मुझे उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं बिल्कुल सही बात करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के मैं 2 आंसर बताऊँगा। एक वो आंसर बताऊँगा जो यूईटी की कीज़ में आया था पेपर होने के बाद, और एक वो जो मेरे मुताबिक मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बार बार बात कर रहा हूँ कि वो आंसर होगा। इसका आंसर था इसका ये वाला 10√2 जो कि कीज़ में बताया गया था आपको। फिलहाल मैं आपको ये आंसर बताऊंगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो भी बताऊंगा मैं। अब ये आंसर क्यों रॉन्ग है पहले सुने ज़रा। फार्मूला यूज़ किया जाता है, आप लोगों ने चैप्टर 5 में एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी के नाम से टॉपिक पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू 1/2 पाई √G/r। यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा 2 पाई √R/G। इसका मतलब है टाइम का और √R का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये R रेडियस है। अब वो कहते हैं जी कि जो सेकंड ऑर्बिट है बेदर-2 उसका रेडियस ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब है इसका रेडियस है 2R। अब इसका रेडियस R2 जो है वो 2R के बराबर है, तो जब रेडियस को पुट करेंगे 2R यहाँ पे, तो पुट करके देख लें, मैं इसे रेशो बना लेते हैं T2/T1 इज इक्वल टू √R2/R1। ये रेशो की फॉर्म में लिख लिया। आप पुट कर लें, T2 फाइंड करना है, T1 ला के मल्टीप्लाई कर दें इधर, √R2 की वैल्यू कितनी है 2R, R1 की वैल्यू R, ये R से R कैंसिल, T1 की वैल्यू देखें वो 10 गिवन है, आंसर आ गया 10√2। इसके मुताबिक तो आंसर आ गया 10√2। लेकिन ये फार्मूला जो हमने यूज़ किया है, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग बॉडीज़ के लिए होता है, ये ऑर्बिटल मोशन के लिए फार्मूला नहीं होता। ये बात मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि गलत कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। कोई टीचर देख रहा तो वो टीचर बता दे मुझे, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा, बल्कि आपको अप्रिशिएट करूँगा, आपने मेरी गलती सुधार दी। लेकिन मैं फिर बार बार वही बात कर रहा हूँ कि मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से बात करने जा रहा हूँ। दिस रिलेशन इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडीज़।
सैटेलाइट स्पिन मोशन नहीं कर रहा, सैटेलाइट ऑर्बिटल मोशन कर रहा है अराउंड द अर्थ। जब भी ऑर्बिटल मोशन होती है और स्पिनिंग मोशन में, तो टाइम का और आर का ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, टाइम का और रेडियस का, ऑर्बिटल रेडियस का। लेकिन जब ऑर्बिटल मोशन होती है तो फिर आप ये रिलेशन यूज़ नहीं करते, फिर आप यूज़ करते हैं केपलर्स लॉ। तो अगर आप लोगों ने केपलर्स लॉ नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर 5 में एक टॉपिक पढ़ा हुआ है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के नाम से। उसमें आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है आर इज इक्वल टू जी एम टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर क्यूब रूट होल क्यूब रूट। अब यहाँ पे आर का और टी का क्या रिलेशन आ रहा है? दिस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पार, ये 2/3 हो जाएगा। दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज द ऑर्बिटल मोशन नॉट द स्पिनिंग मोशन। आंसर मैंने स्पिनिंग मोशन से निकाला तो ये की में आंसर गिवन है। अब इससे मुताबिक क्या आंसर निकलता, सॉल्व कर लेते हैं। आपने टी बताने हैं तो टी इधर ले हैं, आप पावर किधर लेके आए तो क्या बनेगा, आर की पावर आ जाएगी 3/2 प्रोपोर्शनल टू टी। अगर रेशो बनाएंगे तो क्या आएगी, R2 ओवर R1 की पावर 3/2 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। अब देखें ना इसको मैं कैसे करता हूँ सॉल्व। T2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे T2 आ जाएगा T1 मल्टीप्लाई R2 ओवर R1 की पावर 3/2। T1 कितना है 10 है, R2 कितना है 2R, R1 कितना R की पावर 3/2। ये कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया 10 इंटू 2। आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पावर 1/2। कुछ गलत नहीं किया मैंने, 3/2 का ले लिया। ये आ गया 10 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ से लिख लें 10 √8। अब ये आंसर है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन में नहीं है। अगर यहाँ पे 10 √8 होता फिर बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन होता मेरे मुताबिक। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि इसको मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है। देखें कैसे, मैं लिखा जा सकता हूँ 10 √4 मल्टीप्लाई बाई 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बाहर आके 20 से 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 20 √2। सो दैट इज़ द राइट ऑप्शन, दिस इज़ द राइट ऑप्शन 20 √2। ठीक है बेटा, जबकि ऑप्शन में 20 गिवन है, 20 √2 गिवन नहीं है। तो पेपर में मिस टाइप हो जाता है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने आपको जो की गिवन थी उसके मुताबिक भी आंसर कर दिया और जो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो भी बता दिया है। तो हो सकता है इसमें 20 लिखना हो उन्होंने, तो फिर आंसर आ जाता है। यहाँ पे 8 की मिस प्रिंटिंग हो, या यहाँ पे हो सकता है √2 की मिस प्रिंटिंग हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल जाया करते हैं, सबको गेस मार्क्स मिल जाया करते हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फैन अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 revolutions per second आफ्टर 15 revolutions, assume constant acceleration, how much time will the fan take to attain the maximum angular velocity। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, पहले वो मैं मिस्टेक्स बता देता हूँ क्या मिस्टेक करते हैं और क्यों गलत आंसर लगा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको और इसका राइट सोल्यूशन बताऊँगा मैं आपको। स्टूडेंट्स करते ये हैं जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स मोस्टली पैनिक हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट की है आपके एग्जामिनेशन सेंटर में कि आपने पैनिक नहीं होना। आगे क्वेश्चन समझ आ रहा है तो डैट इज़ ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा तो उस पर सर खपाने की या टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ के आगे चले जाएं। तो स्टूडेंट्स करते क्या है कि पैनिक हो जाते हैं। ये पैनिक होने से क्या होता है, वो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जल्दबाजी में अक्सर वो क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट कर जाते हैं। जैसा क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन ये गलत अटैम्प्ट हो सकता है जल्दबाजी में। कैसे हो सकता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हैं जी कि 5 revolutions per second गिवन है, 15 revolutions गिवन है। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला लगाओ, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। तो टी निकालना आपने तो क्या आएगा थीटा ओवर ओमेगा। तो यहाँ से आएगा थीटा की वैल्यू 15 रेवोल्यूशन है, ओमेगा है 5 revolutions पर सेकेंड। ये 5 से कट के 3 आ गया आंसर, तो आंसर आ गया 3 सेकेंड। बट दिस इज़ अ रॉन्ग सोल्यूशन, क्योंकि जब इसका क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो ये है कि वो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है कॉन्स्टेंटली।
ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब बॉडी में एक्सेलरेशन है तो फिर जारी बात है आप एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे, और वो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। अब यहाँ पे इनिशियल ओमेगा, आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है। अब आपने करना क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करनी है। आमतौर पे होता ही है कि बच्चों को जो ट्रांसलेशनल मोशन के फार्मूलाज याद होते हैं लेकिन सर्कुलर मोशन के फार्मूलाज उन्हें याद नहीं रहते। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, उस टेक्निक के ज़रिए आपको सर्कुलर मोशन के किसी भी फार्मूले को याद करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपने सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन वाले चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के जो फार्मूलाज अगर वो याद होंगे तो आप चैप्टर 5 के जितने मर्जी फार्मूलाज फ़ौरन से पेपर में बैठे बना सकते हैं। आपने कुछ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात, जब भी आपने सर्कुलर मोशन का फार्मूला बनाना है तो आपने करना ये है कि जो जहाँ पर एस या डी होगा उसको आपने रिप्लेस कर देना थीटा के साथ। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। मैं जहाँ पर होगा वी फार्मूले में उसको रिप्लेस कर देना ओमेगा के साथ, वो एंगुलर फार्मूला बन जाएगा। और जहाँ पे होगा ए उसको रिप्लेस कर देना है अल्फ़ा के साथ, और जहाँ पे होगा एम उसको रिप्लेस कर देना है आई के साथ। ये चीज़ें याद कर लें। और ये को कर बता देता हूँ मैं आपको, अगर फोर्स हो उसको रिप्लेस कर दें टॉर्क से। 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें याद कर लें, आपके सारे फार्मूला आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर। मसलन सब बच्चों को इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र वी ए टी प्लस हाफ ए, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्र, या एस इज इक्वल टू वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। लेकिन ये इक्वेशन जब सर्कुलर मोशन में जाती है तो उनको वो सोचने बैठ जाते हैं अब क्या करें। करना क्या है, आप इक्वेशन लिख लें। अल्फ़ा चाहिए, थर्ड इक्वेशन लिखें ज़रा। देखें इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये फॉर्मूला ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। अब आप सर्कुलर मोशन में है, आप इन सिम्बल्स को रिप्लेस कर दें। एक ए की जगह पर अल्फ़ा कर दें, एस की जगह पर थीटा कर दें। क्या बनेगा 2, ये सिम्बल्स चेक करें ज़रा, अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा ओमेगा एफ स्क्र माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गया आपके पास। तो इन सिंबल्स के जरिए आप सर्कुलर मोशन का कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, बस सिंबल रिप्लेस करना है आपने। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है, यहाँ पे ये वाली 0 कर दें। यहाँ से अल्फ़ा निकाल लें ज़रा, अल्फ़ा क्या आएगा ओमेगा एफ स्क्वायर ओवर 2 थीटा। ओमेगा एफ कितना है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है 5 का स्क्वायर ओवर, रेवोल्यूशन सेम है इसलिए कटने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर यूनिट सेम है। रेवोल्यूशन है 2 मल्टीप्लाई बाई 15 क्या आएगा 25 ओवर 30। ठीक है, ये आ गया 5/6 एक्सेलरेशन आ गया। इसको इसमें पुट करेंगे तो इसमें भी देखिए एक्सेलरेशन क्या है, इसमें एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ से टी निकालना है आपको, क्या आएगा टी इज इक्वल टू ओमेगा एफ ओवर अल्फ़ा, ओमेगा एफ ओवर अल्फ़ा। ओमेगा एफ की वैल्यू क्या है, ओमेगा एफ की वैल्यू ये गिवन है 5 ओवर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5 ओवर 6। ये 5 से 5 कैंसिल, 6 सेकेंड। सो राइट ऑप्शन इज़ बेटा 6 सेकेंड। तो देखा आपने, जल्दबाजी में करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, तो इसलिए एग्जाम में पैनिक नहीं होना। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट पुट इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द मून वी नीड टू नो। अब आपके पास पूछा गया है ऑर्बिटल, कहाँ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट के बारे में। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला लिख लें और वहाँ से चेक कर लें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। ये स्मॉल आर को लिखा जा सकता है जी एम ओवर आर प्लस एच। तो ये कैपिटल, ये स्मॉल आर ऑर्बिटल रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ प्लैनेट होता है, और हाइट उसकी सरफेस से कितनी हाइट पर आपने सैटेलाइट लेके जाना है। अब आपको क्या चाहिए, अगर आपने मून के अराउंड लेना है तो मून का ये कैपिटल है मैस ऑफ प्लैनेट है यहाँ पे। तो अगर आपने मून पे सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाना है तो मून का मैस चाहिए होगा आपको, और सैटेलाइट की हाइट चाहिए होगी, और मून का रेडियस, यानी मून का मैस, रेडियस ऑफ मून एंड हाइट अबव द मून। तो इसमें एक ही ऑप्शन आ रही है, वो कौन सी है, मैस ऑफ द मून। याद रखिएगा बेटा, अगर आप प्रीवियस इससे 2019 से पीछे भी क्वेश्चन देखें जो मैं आपसे इसके बाद शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह, उसका भी सोल्यूशन भेजूंगा आपके सामने, अपलोड करूंगा मैं। आप देखेंगे कंटिन्यूसली सैटेलाइट में से क्वेश्चन आ रहे हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में शामिल है जो कि
पिछले 4-5 साल से मुसलसल इसका क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन पेपर में लाजमी होते हैं, इसलिए सैटेलाइट के हर कंसेप्ट को आप बड़े तरीके से नोट करें, बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फॉल्स इन एयर एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है जब बॉडी मीडियम में मूव करती है, लाइक इसमें मीडियम एयर है, तो उसमें जब कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है बॉडी की, तो दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये आपके पास आ गई टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू Vt। द ड्रैग फोर्स ऑन द बबल इज, ये आपके पास आ गई ड्रैग फोर्स Fd। तो आपको पता है जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है, लाइक ये 100 बबल, अगर ये इसकी ग्रेविटी की वेट डाउनवर्ड, ड्रैग फोर्स लग रही है अपवर्ड, तो बॉडी जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करती है ना, दोनों वेलोसिटी, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स दैट इज इक्वल टू mg। m निकाल लें तो क्या आएगा, ड्रैग फोर्स ओवर g। ड्रैग फोर्स कितनी है, 1 माइक्रो 10 की पावर -6 लिखेंगे यहाँ पर, और g को आप 10 यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेट आंसर मांगा, तो आप अप्रोक्सीमेट निकल आएगा। ये बन जाएगा 1 × 10 की पावर -7, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो बनेगा ये 0.1 × 10 की पावर -6 ग्राम या 0.1 माइक्रोग्राम। तो राइट ऑप्शन इज 0.1 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रिक्शनलेस मैस स्प्रिंग सिस्टम इज set in motion by pulling the mass down r meter from its resting position. The total energy given to the system is proportional to। तो आप इस चीज़ को डायग्राम के ज़रिए बना के चेक कर लें तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा क्लियर। अगर आपके पास ये स्पोर्ट है और आपने इसके साथ स्प्रिंग बांध के ये आपने एक मैस अटैच कर दिया, आपने फ़र्ज कर लें इसको पुल किया नीचे की तरफ और आप यहाँ पर लेकर आ गए मैस इसका, तो ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, 0, मीन पोजीशन जिसे कहते हैं, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, x0। तो यहाँ पे इसमें जो टोटल एनर्जी होती है उसका फार्मूला आप जानते हैं, टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 kx0²। अब ये जो डिस्टेंस है चूँकि x0 है इसलिए फार्मूले में आ रहा है x0, लेकिन उसने कहा है कि आपने r मीटर डिस्प्लेस किया है, इसका मतलब सिर्फ उसने x को क्या लिख दिया r, वहाँ पे लिख देंगे 1/2 kr² कर देंगे। आप सिंबल ही चेंज करना है बस आपने, क्योंकि आपने यहाँ पे x0 इज इक्वल टू r कर दिया। तो यहाँ पे किसके रिलेशन आ रहे हैं, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², सो दैट इज़ द राइट ऑप्शन, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड on a cold day is Vc and its speed on hot day is Vh, then आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड का जो रिलेशन होता है, 2 रिलेशन बताने जा रहा हूँ मैं आपको। एक रिलेशन है Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 t। ये t टाइम नहीं है, ये t है, t इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। एक ये वाला टेम्परेचर का रिलेशन है, एक है जी के v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। ये मैं लिखा डायरेक्ट रिलेशन लिखा है मैंने, ये t क्या है, t इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। बहरहाल दोनों में देख लें, टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी, इधर भी देख लें टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें ऐड हो जाएगी वेलोसिटी। इन शॉर्ट हॉट डे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हॉट टेम्परेचर का ज़्यादा होने की वजह से हॉट डे में जो स्पीड ऑफ साउंड वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम बोलेंगे जो हॉट वाली स्पीड है वो कोल्ड से ज़्यादा है, या कोल्ड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हॉट से क्या है, कम है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप J gives a dim image of a star while telescope K gives a bright image of a star, same star. Which of the following statement is true? एक J टेलीस्कोप है और एक K टेलीस्कोप है, और K वाला टेलीस्कोप जो है वो ज़्यादा ब्राइट इमेज दे रहा है आपको। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, अब मैं को इसका एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। फ़र्ज के लिए आपके पास ये लेंस है, आप इससे कोई भी प्लैनेट देखें तो आपको ज़ाहिर बात अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, लाइक यहाँ पे कुछ भी है, ये फ़र्ज कर लें प्लैनेट है,
वैसे छोटा सा बनाया प्लांट और मैंने ये बड़ा बना दिया, लेकिन आप समझिए इस बात को सिर्फ। तो यहाँ से जो रेज आ रही होंगी इस तरह से, और यहाँ से हम इसको देखेंगे, फिर यहाँ पे हमारी जो भी आंख होगी, अगर मैं इसको लेंस को बड़ा कर दूं, ये जो लेंस की जो साइज होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला साइज जो होता है, इसे बोलते हैं अपर्चर या डायमीटर भी बोलते हैं, अपर्चर ऑफ लेंस। अगर ये लेंस बड़ा कर दूंगा मैं, तो ऑब्वियसली फिर ये ज़्यादा रेज़ को कलेक्ट करेगा, और जितनी ज़्यादा रेज़ हमारी आइज़ में पहुँचेंगे उतना ब्राइट इमेज होगा। इसका मतलब है कि लेंस का जो अपर्चर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपर्चर। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हिंट लिख लें, याद कर लें इस चीज़ को, क्योंकि आइंदा जो क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सोल्व कर सकेंगे। ब्राइटनेस ऑफ इमेज is directly proportional to the aperture of lens। अब बताइए कौन सा लेंस ज़्यादा, कौन सा टेलीस्कोप ज़्यादा ब्राइट इमेज दे रहा है? ज़्यादा मतलब के वाला। इसका मतलब है के वाले का अपर्चर भी क्या होगा? लार्ज होगा। मैग्नीफिकेशन का ब्राइटनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैग्नीफिकेशन चेंज होते हैं, इसकी थिकनेस चेंज कर दीजिए, तो वो फिर कभी इंशाल्लाह क्वेश्चन होगा या मैं अपने लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा अपर्चर में आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कंप्रेस्ड गैस इज सडनली अलाउड टू एक्सपैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइंस द पीवी रिलेशन विद गैमा बीइंग द गैस कांस्टेंट। सबसे पहले तो गैस कंप्रेस्ड सडनली, गैस को दो तरह से कंप्रेस किया जा सकता है, स्लो कंप्रेस करें या सडन कंप्रेस करें। अगर आप सडन कंप्रेस करेंगे तो वो कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं यहाँ पे दो बातें लिखने लगा हूँ दोनों को, ताकि आपकी कुछ चीज़ें भी रिवाइज होती चली जाएं। अगर आपने स्लो कंप्रेस किया है या एक्सपेंड किया बेशक, लेकिन स्लो किया है, तो ये जो प्रोसेस होगा उसे बोलते हैं आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसका जो टेम्परेचर वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम लगाते हैं बॉयज़ लॉ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला। लेकिन जब आप सडन या फास्ट सडन कंप्रेस करेंगे, आप ये फास्ट कंप्रेस करेंगे, इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो आप लोग जानते हैं कि बॉयज़ लॉ नहीं लग सकता, लेकिन हम कह सकते हैं कि बॉयज़ लॉ की एक मॉडिफाइड फॉर्म लग सकती है। ये वाला फॉर्मूला बॉयज़ लॉ का सिर्फ अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन जो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो सिर्फ एक चीज़ चेंज आती है कि वॉल्यूम की पावर गैमा आ जाती है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ए बॉयज़ लॉ व्हेन द टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट, तो गैमा आएगा। तो बस आपने क्या लगाना है, V की पावर गैमा लगा देनी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 3 कूलम चार्ज इज मूव 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A to point B बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द पोटेंशियल बिटवीन A and B VAB इज इक्वल टू 700 वोल्ट, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो आपको इलेक्ट्रिक वर्क, ये जो पोटेंशियल का फार्मूला याद है, आपने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन है, फार्मूला इज VAB इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम A to B ओवर चार्ज। तो यहाँ से अगर आप वर्क निकालना चाहते हैं तो सिंपल क्या होगा, वर्क फ्रॉम A to B कितना आ जाएगा? पोटेंशियल फ्रॉम A to B मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? आप चार्ज से कर देंगे। तो इसकी वैल्यू 700 है और Q की वैल्यू कितनी है बेटा? Q की वैल्यू ये 3 है, तो ये 7 3 2100 आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज़ 2100 जाओ, जो कि राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 farad कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट एंड देन डिस्चार्ज थ्रू ए 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस। पहली बात तो जितना कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होगी उतनी ही बाद में डिस्चार्ज भी हो जाएगी,
इसलिए अगर आप एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला लगा लेंगे तो वही एनर्जी जो डिस्चार्ज हुई होगी उसका फार्मूला वो भी वैल्यू वही होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा ज़रा, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है 1/2 CV²। C की वैल्यू गिवन है ये फैरेड और V की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट। तो आ गया 1/2, C की वैल्यू आ गई 2 और V की वैल्यू 100 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 किलो, ये आ गया 10,000 जाउल। तो आंसर क्या बोलेंगे आप, 10 किलो जाउल। ठीक है, ये 1000 को मैंने किलो की शक्ल में लिखा हुआ है। 15 वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो 3 से 4 मिनट लगेगा ये, और इसमें गलती के बहुत सारे चांसेस हैं। हल्की सी भी छोटी मोटी गलती हो गई तो आप गए बस। अगर आपने इस क्वेश्चन में 3-4 मिनट लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चन जो आपने कर रहे हैं वो कैसे करने हैं। तो फिर एक ऑप्शन तो छोड़ देनी, छोड़ना नहीं है, मैं तो छोड़ने के हक में नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि ये आपने इसी 3-4 मिनट वाले सवाल को 3-4 सेकंड में कैसे करना है। तो आपने वीडियो को स्किप मत किया करें, इस तरह की चीज़ें दरमियान में आ रही होती हैं। पहले तो इसका मैं लॉन्ग सोल्यूशन बताऊंगा जो प्रॉपर सोल्यूशन है, और फिर मैं आपको उसका एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से देखिए अगर आप 3 से 4 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे, और ये ट्रिक आपको मैं गारंटी देता हूँ कहीं से नहीं मिलने वाला। पूरे यूट्यूब पर छान के देख लें, कहीं से ये ट्रिक नहीं मिलेगा। अगर मिल जाए तो मुझे लाजमी बताना है आपको, मैं अपनी वीडियो डिलीट कर दूँगा ये वाली, अगर आपको ट्रिक मिल जाए कहीं से। तो इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। ट्रिक से पहले क्वेश्चन समझे, प्रॉपर सोल्यूशन समझे, फिर ट्रिक, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर सोल्यूशन का पता नहीं होगा ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ट्रिक का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए पहले प्रॉपर सोल्यूशन, उससे पहले क्वेश्चन। An 8 ohm resistance is connected to a battery with internal resistance draws 1.6 ampere and if a 30 ohm resistance is connected with that same battery। इस क्वेश्चन में सबसे मेन की पॉइंट है वो है सेम बैटरी। बैटरी सेम रखी हुई है, हमारा काम बड़ा आसान कर दिया इसने। इट ड्रॉज 0.5। अभी तक ये कह रहा है कि सेम बैटरी में से अगर 8 ओम की रेजिस्टेंस लगाओगे तो 1.6 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा, और अगर 30 ओम की रेजिस्टेंस लगाओगे तो 0.5 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। व्हाट इज़ द करंट ड्रॉन बाय द 6 ओम। अगर कहता है 6 ओम की रेजिस्टेंस लगा दें तो फिर कितना करंट ड्रॉ करेगा वो। तो ये इसमें 3 केसेस हैं, इतनी रेजिस्टेंस से इतना करंट आ रहा है, 30 ओम की रेजिस्टेंस से 0.5 एम्पीयर करंट आ रहा है, तो 6 ओम से कितना करंट आएगा। हमारे पास बैटरी की ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस का पता है ना बैटरी की ईएमएफ का पता है। हमें फार्मूला पता है E = I × R + R। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 13 के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अगर आपने I फाइंड करना है, ये वाला I जो कि आपने ये वाला फाइंड करना है I, तो आपको रेजिस्टेंस गिवन है ये वाली, स्मॉल r भी नहीं गिवन, E भी नहीं गिवन। यहाँ तो पहले आपको E फाइंड करना पड़ेगा और R फाइंड करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, फिर आप I निकाल सकेंगे। हमें काम ये कर सकते हैं, पहले R ये निकालें फिर E निकालें। अभी करने के लिए हम जो पीछे वाला डाटा है ये वाला और ये वाला हम ये यूज़ करेंगे, यानी कि 30 वाला, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये डाटा यूज़ करके E और R की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, बैटरी सेम है तो दोनों की ईएमएफ सेम होगी, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ E1 = E2। बैटरी सेम है, ईएमएफ बराबर कर दी, फार्मूला पुट करेंगे I1 × R1 + R = I2 × R2 + R। अब देखिए I1 ये यूज़ करें, R1 ये यूज़ करें, फिर I1 ये वाला है, I1 R1, I2 R2 यूज़ करेंगे आपकी स्मॉल आर की वैल्यू। मैं कर नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको शॉर्टकट पे लेके जाना है। मैंने यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वेयर इनसाइड ए 10 मीटर लॉन्ग एयर कोर सोलेनाइड विद 1000 टन्स पर मीटर द करंट मस्ट बी। तो आप लोग जानते हैं रिलेशन है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और यहाँ से अगर आई निकाल लेंगे तो क्या आएगा B ओवर म्यू नॉट एन। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, B की वैल्यू है 2 पाई इंटू 10 की पावर -3। इस म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं कांस्टेंट है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है जो कि गिवन है टर्न्स पर लेंथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 1000। तो ऊपर वाला लिखेंगे 2 पाई इंटू 10 की पावर -3, और नीचे आ जाएगा 4 पाई, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, -7 मिलके क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा ये 1/2, ये 10 की पावर -3 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 10 की पावर -1, ये आ जाएगा 10/2 डेट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब ऑप्शन में 5 एम्पियर आंसर नहीं है, पहली बात उसका राइट आंसर 5 एम्पियर ही है, 10 एम्पियर नहीं है। जबकि आपकी जो यूटी ने कीज़ में आंसर बताए थे वो आंसर बताया था 10 एम्पियर का, ये आंसर गलत है। आपका राइट आंसर है 5 एम्पियर। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, अगर यहाँ पर 4 पाई की वैल्यू यूज़ करता, यहाँ पर अगर 4 पाई यूज़ किया जाए तो फिर आपका आंसर 10 एम्पियर आ जाता है। अदरवाइज़ इस डाटा के मुताबिक आपका आंसर आएगा 5 एम्पियर, और ये सबको ग्रेस मार्क्स मिले थे। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, एक वैल्यू मिस टाइप है। ऑप्शन में भी वैल्यू नहीं है 5 एम्पियर, या तो आप इससे चेंज कर लें या ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको भी, अल्लाह ना करे तो आपको फिर भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, बल्कि आप तो कहेंगे आए ऐसा क्वेश्चन ताकि वो तो सबको मार्क्स मिलेंगे। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। द विंग पैन ऑफ एयरप्लेन इज 20 मीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टिप्स ऑफ द विंग्स मस्ट नॉट बी मोर देन 20 वोल्ट इफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रीच ए मैक्सिमम of 0.1 टेस्ला द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एयरप्लेन मस्ट बी। आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला गिवन है। तो आप जानते हैं फार्मूला E इज इक्वल टू VBL, और ये E जो होता है इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या आएगा, वेलोसिटी का फार्मूला आएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस ओवर VBL हो जाएगा, BL। ये बेटा ये V वेलोसिटी का है, ये डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस का है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 ओवर B की वैल्यू कितनी है, ये 0.01 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है बेटा 20, ये 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 ओवर, इसको लिखेंगे 10 की पावर -2, तो हो जाएगा 10 की पावर +2। जबकि ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आंसर है मीटर पर सेकंड में, इसलिए नहीं है। ऑप्शन में सारे किलोमीटर पर आवर में है। अब एक ट्रिक है कि अगर आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो सिंपल क्या करते हैं, 18 मल्टीप्लाई 18/2, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1800 ओवर 5, आंसर आ जाएगा 360। ये आ गया किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड को मैंने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने से जो आंसर आ रहा है आपका डेट इज़ 360 किलोमीटर पर आवर, डेट इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 10 watt device needs more than 1000 volt input। अब ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, मोर देन 1000 वोल्ट चाहिए आपको। इसका मतलब 1000 वोल्ट यूज़ नहीं करेंगे, 1000 वोल्ट से ज़्यादा 1050 कर लें, 1020 कर लें, 1010 कर लें, कुछ भी वैल्यू कर लें, लेकिन 1000 यूज़ नहीं करनी। तो ये की पॉइंट आपका, इनपुट टू ऑपरेट इफ़ द मेन सप्लाई इज़ टू फ्लक्चुएट बिटवीन 200 वोल्ट एंड 250 वोल्ट। यहाँ पे 250 आना है, 250 वोल्ट वाली वैल्यूज यहाँ पे। द टर्न रेशो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डिवाइस मस्ट बी। अब आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो क्या होती है, आप जानते हैं टर्न रेशो का फॉर्मूला होता है NS/NP।
इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। एन पी ओवर एन एस टर्न रेशो नहीं होती, एन एस ओवर एन पी, सेकेंडरी वाली टर्न ऊपर प्राइमरी टर्न नीचे, फिर आपकी बनती है टर्न रेशो। अब आपके पास वी एस कितना है, सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए आपको मोर देन 1000। आप मोर देन 1000 कोई भी वैल्यू यूज़ कर लें, बेशक 1001 यूज़ कर लें, 1020 यूज़ कर लें, 1030, 40, 50 कोई भी यूज़ कर लें। मैं यूज़ कर रहा हूँ 1050, कोई भी यूज़ कर लें, कोई हर्ज नहीं है उससे। अगर आप 1000 यूज़ करेंगे तो फिर आपने कैसे आंसर करना होगा, भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप 1000 यूज़ करते हैं, अच्छा वीपी कौन सा यूज़ करेंगे, हम देखिए वीपी तो हो रहा है, अब प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्ट से 250 में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन है। अब जारी बात है जब प्राइमरी वोल्टेज 250 होंगे तो अब तो हमें 1000 वोल्ट मिलना ईजी होंगे, लेकिन जब हमारी इनपुट कम हो जाएगी तो हमारी 1000 वोल्ट कम हो जाएंगे, तो हमें 1000 वोल्ट मेंटेन रखने के लिए, कम से कम 1000 वोल्ट मेंटेन रखने के लिए हमें इसके मुताबिक टर्न रेशो डिसाइड करनी है, क्योंकि इससे जब वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो तो हमारा आउटपुट 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपने मिनिमम वैल्यू यूज़ करनी है जिससे आपकी जो वोल्टेज है वो मेंटेन रह सके। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 200 वाली वैल्यू, ना कि 250 वाली वैल्यू। देखिए अगर आप 1000 यूज़ करते हैं सपोज, तो फिर आंसर आता है 5, जबकि आपको चाहिए मोर देन 1000 वोल्टेज। तो फिर आप मैंने यूज़ किया, जारी बात है अगर आप मोर देन 1000 यूज़ करेंगे तो फिर तो आपका आंसर ग्रेटर देन 5 ही आएगा। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लें तो आपका आंसर आएगा मोर देन 5 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू यूज़ कर लेंगे 1000 से ज़्यादा तो आपका 5.1 5.2 यानी मोर देन 5 आंसर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग 60 हर्ट्ज पावर इज 140 वोल्ट एंड AC वोल्टमीटर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई विल गिव रीडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली। पीक वैल्यू गिवन है, वोल्टेज की मतलब V नॉट गिवन है आपको, डेट इज इक्वल टू 140 वोल्ट, और AC वोल्टमीटर हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताता है, VRMS डेट इज इक्वल टू V नॉट ओवर अंडर रूट 2, यहाँ 0.7 V नॉट भी कहा जा सकता है। 0.7 मल्टीपल V नॉट की वैल्यू है 140 डेट इज इक्वल टू 98। ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, बीटा नहीं, गलत, अल्फ़ा, दिस इज द राइट ऑप्शन। मैंने ये पहले बीटा क्यों चूज़ किया, क्योंकि हम जल्दबाजी में 98 देखा, 90, ये बेटे 98 नहीं है 198 है ये। हम पेपर में हमेशा जल्दबाजी में गलतियाँ कर जाते हैं। आपने पेपर में पैनिक नहीं होना, मैंने पहले भी बताया आपको, पैनिक हुए बगैर 98 आंसर आया, आप बस 98 देखा और बस टिक किया, लेकिन ये गौर नहीं करते 198 है, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 100, ये 198 था। इसको सॉल्व किए बगैर भी आप लॉजिक लगा सकते थे। देखिए 140 है ना पीक वैल्यू है, तो RMS वैल्यू पीक वैल्यू से कम ही होती है, 70% बोलते हैं हम कि जो RMS वैल्यू है वो 70% ऑफ पीक वैल्यू होती है। इस 0.7 की वजह से 70% आता है। आप देखिए 140 का यानी RMS वैल्यू 140 से कम ही होगी ना, तो 140 से कम कौन सी वैल्यू ऑप्शन है, यहाँ तो 100 वाली है या 70 वाली है। अब ये ऑप्शन तो वैसे हमारी गलत हो जाती हैं क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ हैं, 100 या D 70। अब 70 140 का हाफ है, तो हमें हाफ से ज़्यादा चाहिए तो फिर 100 ही आएगा। तो सॉल्व किए बगैर भी आप कर सकते हैं, वरना इसका सोल्यूशन भी छोटा सा था। तो ये जो एक बच्चे गलती करते हुए मैंने आपको मेंशन कर दिया। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 60 हर्ट्ज एन इंडक्टिव सर्किट हैज़ ए रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। अब देखिए बेटा ये सर्किट कौन सा हो गया, इंडक्टर लगा हुआ है और रजिस्टर लगा हुआ है, तो इट बिकम RL सर्किट। और RL सर्किट क्या होता है, अब सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, व्हेन कनेक्टेड टू ए 120, पैरेलल में सीरीज़ में लगा लेते हैं क्योंकि RL सीरीज सर्किट आपके वहाँ पर सिलेबस में मौजूद है। ये R और ये L, RL सर्किट, इसके साथ हमने क्या लगा दिया है, एक AC सोर्स लगा दिया है। ठीक है, अब जारी बात है इसमें सर्किट की इम्पीडेंस चाहिए होगी। अच्छा पूछा क्या गया है, व्हेन कनेक्टेड टू 120 वोल्ट, सोर्स 120 वोल्ट का है, AC सप्लाई द करंट विल अप्रोक्सीमेटली कंज्यूम एन एवरेज पावर फाइंड करनी है आपको। देखिए पावर का फार्मूला AC सर्किट में क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V RMS
आई आर एम एस इंटू कॉज ऑफ थीटा। आपने पढ़ा फार्मूला ये, और आपने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपको मैं याद करवा दूँ, P इज इक्वल टू आई वी होता है, एक होता है वी स्केयर ओवर आर, और एक होता है आई स्केयर आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई वी वाला है, अब यहाँ पे आर आ रहा है। अब सर्किट में आर और एल दोनों हैं, तो आप जानते हैं जब सर्किट में दो चीज़ें या तीन चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप सर्किट की कोई एक कंपोनेंट नहीं बल्कि उसकी टोटल इफेक्ट लेते हैं, डेट इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस। तो ये फार्मूला बन जाएगा, अगर मैं इस शक्ल में लेके जाना दूँ, क्योंकि मुझे करंट नहीं गिवन, तो मैं इस फार्मूले को इग्नोर करूँगा, बल्कि इस फार्मूले को यूज़ करूँगा मैं। P इज़ इक्वल टू, यहाँ कर सकते हैं I इज़ इक्वल टू, लिख देता हूँ मैं, आई आर एम एस इज़ इक्वल टू वी आर एम एस ओवर Z। ये Z इम्पीडेंस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे P इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर ओवर Z। अब आर एम एस मैंने लिख रहा, आप अंडरस्टूड है, कॉज ऑफ थीटा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि Z क्या होते हैं, आर एल सर्किट का Z होता है एक्स एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। ये Z का इम्पीडेंस का फार्मूला आर एल सर्किट के लिए। हमें V गिवन है, एक्सएल गिवन है, ये रहा एक्सएल, चेक कर लेते हैं, ये एक्सएल गिवन रहा, ये रेजिस्टेंस गिवन हुई, और हमें वोल्टेज भी गिवन है। हमें एक चीज़ अभी मिस है, थीटा मिस है। तो आपने आर एल सर्किट में पढ़ा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एल ओवर आर। यहाँ से निकाल लेते हैं थीटा, क्या बनेगा ये, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एल की वैल्यू वो रही 100/100, तो डेट इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1, और ये आपके पास क्या होता है, 45 डिग्री होता है बेटा, 10 इनवर्स 1 45 डिग्री होता है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज डेट पावर आ जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू है 120 का स्क्वायर ओवर इम्पीडेंस की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें, यानी फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कॉज ऑफ 45 डिग्री। कॉज 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 120 का स्क्वायर ओवर, ये तो हो गया 1/√2, ये आएगा 2 × 100 का स्क्वायर, प्लस कर दिया मैंने, 100 को स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 120 का स्क्वायर ओवर, ये आ जाएगा 100 बाहर आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई 1/√2। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 14400, स्केयर लेने की वजह से ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, इसको डिवाइड कर लेना, आ जाएगा 72। तो राइट ऑप्शन इज 72 वाट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन इसकी कोई ट्रिक नहीं बनती, ये प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लॉन्ग मेटल वायर 10 मिलीमीटर। आप पहले मार्क करते जाएं, लेंथ गिवन है 10 मिलीमीटर, इसका डायमीटर हो गया, इज पुल्ड बाय ये फोर्स आ गई F, विच प्रोड्यूसेस ए स्ट्रेच ऑफ 10 मिलीमीटर का स्ट्रेच आ गया, डेल्टा एल आ गया, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज यू नो द रिलेशन y इज इक्वल टू FL ओवर A डेल्टा L। अब यहाँ वो एरिया नहीं गिवन आपको, तो एरिया फाइंड कर लेंगे पहले। एरिया होता है πr स्क्वायर, और रेडियस भी नहीं गिवन, डायमीटर गिवन है, तो आप डायमीटर पे लिख लें d/2 का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लें, एरिया आ जाएगा पाई की वैल्यू 3.14, डी की वैल्यू है 10 × 10⁻³ का स्क्वायर ओवर 2, ये 4 हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर होने की वजह से 4 हो जाएगा ये। अच्छा, इसका डेसिमल ख़त्म कर ले, थोड़ा इजी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, क्या बनेगा ये, ऊपर आ जाएगा 3, पहले लिखता हूँ 314 मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा 100 × 10⁻⁻6 ओवर, नीचे क्या आ जाएगा 400, ये 2 zeros कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। और बाकी आप वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर। फोर्स की वैल्यू गिवन है 3142, लेंथ की वैल्यू गिवन है 10, ए की वैल्यू कितनी निकली है 314/4। अभी मैं 4 को सॉल्व नहीं कर रहा, मैं मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये वैल्यू आई इसकी
एरिया की, और डेल्टा एल कितना है 10 इंटू 10 की पावर -3। क्या बनेगा ये, ऊपर आ गया 31420, ठीक है, इंटू 10 की पावर, ये सॉरी ये ख़त्म हो गया, ये 0 मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर -6, और ये कितना बचेगा 10 की पावर -2, तो कितना बचेगा 3, ये 4 ऊपर ले जाइए ये वाला, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 314 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 -3 -9 +1 क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। अच्छा इसको एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको देखें ज़रा, ये आ जाएगा 100 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 400 इंटू 10 की पावर, ये -9 था, सॉरी ये माइनस, ये हो गया था -8, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 10। अब ये ऑप्शन कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो आपने क्या चूज़ करना है, 10 की पावर 10 चूज़ कर लेना है, और 10 की पावर 10 कहाँ पर आ रहा है बेटा, ये रहा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, यानी कैलकुलेशन के हवाले से, तो आपने जो सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर मौजूद नहीं है, इसलिए आप 10 की पावर 10 को ही यूज़ करें, क्योंकि आपकी वैल्यू 10 की पावर 10 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड टू कंपेयर टू वोल्टेजेस V1 एंड V2 इट्स आउटपुट इज। देखिए किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट होती है, गेन का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट, और आउटपुट किसके बराबर आएगी, आउटपुट आएगी गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट। अब इनपुट किसके बराबर होती है, इनपुट होगी V1 माइनस V2 के बराबर, जो वो दो वोल्टेज गिवन होंगे उनका डिफरेंस होगा। अब ये ऑप्शन में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो आप क्या चूज़ करेंगे, डेल्टा ऑप्शन, जो कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए रेस्ट मास ऑफ 1 ग्राम इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद √5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिवन द ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये है कि सिंपल रिलेशन है F = ma, मैथ गिवन है, ए गिवन है, पुट किया आंसर निकाला, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूले में ये जो m है, ये m मूविंग मैथ है, रेस्ट मैथ नहीं है। हमें तो रेस्ट मैथ गिवन है, जबकि फॉर्मूले में जो m है ये मूविंग मैथ है। हमें पहले मूविंग मैथ फाइंड करना पड़ेगा। आप लोगों ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में चैप्टर नंबर 90 में पढ़ा हुआ है एक रिलेशन, m = m0 ओवर √1 - v² c²। अब ये m0 रेस्ट मैथ है, ओवो में गिवन है 1 ग्राम, इसे आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 1 इंटू 10⁻³ ओवर √1 - स्पीड भी गिवन है ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है √5 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, ओवर स्पीड फ्लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे क्या हो जाएगा 9। तो ये सॉल्व करें ज़रा, क्या बनेगा, m = 1 इंटू 10⁻³ ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 5/9। अब यहाँ पे हम ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख देंगे और नीचे वाले का ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा 9 - 5, तो डेट वुड बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ ओवर 4/9 स्क्वायर रूट। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें आप, इसको लिख लेंगे 10 की पावर -3 ओवर 2/3। अब मैथ्स कितना आ गया आपके पास, 10 की पावर -3 ओवर 2/3, ये मैथ्स आ गया, और एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 1000। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 डेट इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन। तो डेट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसमीटर रेडिएट्स 30 माइक्रोवाट एट 6.63 मिलीमीटर वेवलेंथ, द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड आर। तो नंबर ऑफ फोटोन्स का जो रिलेशन है आप जानते हैं, एनर्जी का फार्मूला होता है, फोटोन की एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी, HF या hc/λ। ये सिंगल फोटोन के लिए है। अगर n फोटोन हो तो फिर हम क्या लगा देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन से फाइंड कर रहे हैं, हमें गिवन है वेवलेंथ, इसलिए मैं ये वाला रिलेशन यूज़ करूँगा। मैं n आएगा ई लैम्डा ओवर एच सी। अब हमें पावर गिवन है, एनर्जी नहीं गिवन, तो आप पावर का फार्मूला जानते हैं। पावर का फार्मूला होता है एनर्जी ओवर टाइम, और यहाँ से आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। इसमें पुट कर दें पावर मल्टीप्लाई टाइम इंटू लैम्डा ओवर एच सी। पावर की वैल्यू क्या है? पावर की वैल्यू है 30 इंटू 10 की पावर -6। टाइम 1 सेकेंड है, देखें पर सेकंड लिखा हुआ है, ये पर सेकंड हो गया। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, सॉरी यहाँ पे लैम्डा पुट करना है हमें। लैम्डा है 6.63 इंटू 10 की पावर -3। एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, और सी आ गया 3 इंटू 10⁸। अब ये जो चीज़ें कैंसिल हो रही सिंपल सी, ये 6.63 से कैंसिल हो गया। आप देखें ज़रा, ये 3 से ये 10 आ गया। बाकी 10 की पावर सॉल्व करनी है आपको, आप कर सकते हैं वैसे जल्दी से। ये आ गया 10 की पावर +1 -6 -3 +34, और ये वाला -8 ऊपर आ गए। अब इसको सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 18। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम mass moving at a velocity 6.63 मीटर पर सेकेंड will have a de Broglie wavelength equal to। अब de Broglie रिलेशन आप जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। अब आपको h की वैल्यू कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34। मैस गिवन है आपको 1 किलोग्राम, और स्पीड कितनी गिवन है 6.63। तो ये तो सिंपल सी वैल्यू आ गई, कट गया, और आपका आंसर आ गया 10 की पावर -34। ये रहा आंसर, 10 की पावर -34। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग ए हैवी मेटल द एक्स रेज स्पेक्ट्रम कंटेन्स। अब जब आप जानते हैं जब एक्स रेज प्रोड्यूस की जाती हैं, आप जब हैवी मेटल के ऊपर जब एक्स रेज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं, तो वहाँ से जो एक्स रेज निकलती हैं वो सिंगल एक्स रेज नहीं होती। आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा हुआ है, उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, वो कुछ इस तरह का बनता है। ये ऐसे ग्राफ बनता है। ये अभी जो 2 पीक्स आ रही हैं, ये शो करती हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को या लाइन स्पेक्ट्रम को, और इन 2 पीक्स के अलावा जो बाकी हिस्सा है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को शो करता है। तो यहाँ से जब भी एक्सेस निकलती हैं, 2 तरह से निकलती हैं। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एक्सेस निकलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंटिन्यूस एक्स रेज, और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज जिन्हें हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। यानी कि बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट होता है यहाँ से। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज 2 आइसोटोप्स A and B ऑफ एन एलिमेंट कंटेन PA and PB प्रोटॉन्स एंड NA and NB न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। देखिए इसका की पॉइंट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास का होता है डिफरेंट होता है। अगर आप किसी भी न्यूक्लियस को डिनोट करेंगे X के साथ, तो आप जानते हैं उसके नीचे उसका Z लिखते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। ये A जो होता है ये एटॉमिक मास होता है, और ये Z क्या होता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन्स को शो करता है, कितने प्रोटॉन्स हैं। और एटॉमिक मास क्या होता है, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को शो करता है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें ये चीज़ एटॉमिक नंबर सेम होता है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाजमी नहीं कि सेम हो। इसलिए राइट ऑप्शन बनेगी प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगी। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम हो तो उसे बोलते हैं आइसोटोन्स। ये नोट कर लें आप लोग, आइसोटोन्स एक होते हैं, एक तो आइसोटॉप्स है ना, ये आइसोटोन्स एक अलग चीज़ है। इसमें क्या सेम होता है, सेम न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ इसे बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये सेम होते हैं।
यानी यूँ कह लें कि जिसमें नीचे वाला नंबर सेम होगा वो आइसोटॉप्स होंगे, जिनमें ऊपर वाला नंबर सेम होगा वो आइसो बार्स होंगे, और जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होगी उन्हें आइसोटोन्स कहा जाता है। अब न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं आप जानते हैं, ऊपर वाले नंबर में से अगर आप n करना चाहते हैं तो a माइनस जेड करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में से भी आप प्रीवियस पेपर्स में देखें तो क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं, तो आप इस चैप्टर को भी इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हुए इस पर ज़्यादा फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 28 है, when an electron of an atom in its excited state returns to its ground state the following type of radiations are emitted। लेकिन जब एटम डी एक्साइट होता है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज़ करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं आप जानते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, ये अल्फ़ा रेडिएशन जो होती हैं ये बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, यानी ये पार्टिकल होता है, रेडिएशन नहीं होती। बीटा रेडिएशन जो होती हैं इन्हें रेडिएशन बोलते हैं, लेकिन होता बीटा पार्टिकल है, और ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा भी एक पार्टिकल है, बीटा भी एक पार्टिकल है। लेकिन जो गैमा होती हैं, गैमा आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसने पूछा कि कौन सी रेडिएशन निकलेंगी, तो हमें ये पता है जब भी एटम डी एक्साइट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है, इसलिए हम चूज़ करेंगे गैमा रेडिएशन। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता चलूँ, इसका आंसर तो गैमा लगा दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन होती गैमा के अलावा तो आप वो चूज़ करते हैं, क्योंकि गैमा सिर्फ तब अमिट होता है जब कोई न्यूक्लियस डी एक्साइट करता है। एटम के डी एक्साइट करने से जो मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन अमिट हो सकती हैं वो होती है एक्स रेज। एटम एक्स रेज अमिट कर सकता है, गैमा अमिट नहीं कर सकता। गैमा सिर्फ न्यूक्लियस अमिट करता है जब न्यूक्लियस डी एक्साइट होता है। हाँ, हमने गैमा इसलिए चूज़ कर लिया क्योंकि एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गैमा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इन डायरेक्ट सेंस हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल गैमा इज़ द राइट ऑप्शन। लेकिन एटम से गैमा नहीं निकलता, एक्स रेज निकल सकती है मैक्सिमम, गैमा निकलता है न्यूक्लियस के डी एक्साइट होने से। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्शंस इट इज़ पॉसिबल, क्या पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शन में? आपको पता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, ये सारे फिनोमिना न्यूक्लियर फिनोमिनाज हैं। उनमें एलिमेंट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज हो सकता है, यानी पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट में चेंज हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, वह न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जब फिशन होती है तो न्यूट्रॉन एमिट हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो सकती है। इसलिए आप बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे ऑल ऑफ दीज। 30th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इफ ए मटेरियल है सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एट टेम्परेचर T1 एंड T2 देन कोई भी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जाके शो करता है, और वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर उससे कम नहीं हुआ तो वो कभी भी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अब ये मटेरियल सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, T1 पे भी शो कर रहा है, T2 पे भी शो कर रहा है। इट मीन्स दोनों टेम्परेचर क्या होंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होंगे, तो हम राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे डेल्टा। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। सो दिस वाज द ये हमारा आज का 2019 का पेपर, जो कि स्टूडेंट्स जानते हैं बड़ा मुश्किल पेपर है। जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन मैंने आज के लेक्चर में आपको शॉर्टकट्स भी बताए और कुछ टेक्निक्स भी बताई कि आपने कैसे पेपर को शॉर्ट टाइम में करना है, ख़ास तौर पर स्टेटमेंट के हवाले से, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए तो लेंथी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर आपके से बहुत जल्द मैं 2017 का आपसे शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।